करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है और आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है या फिर कॉलेज आपको दूर का मिला हुआ है या फिर किन्हीं और कारणों की वजह से आपको कॉलेज ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के द्वारा हम कॉलेज ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझने वाले हैं। किन किन कंडीशन में आप अपना कॉलेज ट्रांसफर करवा सकते हैं, किन कंडीशन में अपना कॉलेज नहीं ट्रांसफर करवा पाएंगे, कॉलेज ट्रांसफर करवाने की फीस क्या होगी, इसके अलावा कितनी बार आपको कॉलेज ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा, कॉलेज ट्रांसफर अगर नहीं हुआ तो क्या केस बनेगा, अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो जाता है तो क्या आपको करना होगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में एक एक चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कॉलेज ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को जान लेते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सभी को बताना चाहूंगा सीआईटीएस एडमिशन एंड काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सबसे पहला नियम है कॉलेज ट्रांसफर का, वो है एलिजिबिलिटी का, यानी कि कौन से कैंडिडेट कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में केवल वही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपना प्रोविजनल एडमिशन कराया होगा, यानी कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया होगा और कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आप प्रोविजनल एडमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करा लेंगे तो ही आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे परेशान हैं कि जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और वो चाह रहे हैं कि पहले ही उनका कॉलेज ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकेगा, आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा तो ही आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप कॉलेज ट्रांसफर के अंतर्गत जाना चाहते हैं यानी कि प्रोविजनल एडमिशन लेकर के कॉलेज ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो ऐसे में अब आपके पास सेकेंड राउंड तथा थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं रहेगा। आप सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकेंगे, यानी कि सेकेंड राउंड के बाद जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा जो नियम है फर्स्ट चॉइस अलॉटमेंट के संबंध में, यानी कि जो भी आपने कॉलेज जो चॉइस किया था, 5 कॉलेज चॉइस किए थे, उसमें जो कॉलेज आपने पहले नंबर का चॉइस किया था, फर्स्ट नंबर का जो भी आपने कॉलेज चॉइस किया था, अगर वही कॉलेज आपको मिल गया है तो भी ऐसे में आप अगर कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया के अंतर्गत आप जाएंगे तो आप कॉलेज ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं है, आप कॉलेज ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी गलती जो है कि चॉइस फिलिंग के समय किए होंगे कि उन्होंने काफी दूर का कॉलेज का फर्स्ट नंबर पर डाल दिया होगा और वही कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो गया है। ऐसे में अब आपके पास यही मौका ऑप्शंस बनता है कि आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि जिसमें आपका अलॉटमेंट हुआ है इसको आप स्किप कर दें, छोड़ दें, आप अगले राउंड में काउंसलिंग करवाएं। क्योंकि अगर आप एक बार प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे तो आपको केवल कॉलेज ट्रांसफर का ही ऑप्शन मिलेगा, बाद में आप सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के कहना यह है कि फर्स्ट चॉइस अगर आपको मिली हुई है तो आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो ही आप कॉलेज ट्रांसफर करा सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कैसे आपका कॉलेज ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए 3 नियम होते हैं। पहला है जिस कॉलेज में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें रिक्त सीटें कितनी है, यानी कि कितनी सीटें वहां पर बची हुई हैं। प्रवेश परीक्षा का जो आपका मेरिट है वो कितना है, यानी कि कितना आपने मार्क्स लाया हुआ है, और कैटेगरी आपके पास कौन सी, यानी कि कोटा कौन सा है। इन 3 जो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपका कॉलेज ट्रांसफर जो है कि किया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली चीज है कि जब आप कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल और केवल एक ही कॉलेज आपको मिलता है चॉइस करने के लिए, यानी कि केवल एक कॉलेज आप चूज कर सकते हैं कि आप इस कॉलेज में आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, या वहां पर आपको कई सारे कॉलेज चूज करने के लिए नहीं मिलेंगे, केवल एक कॉलेज आपको चॉइस करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, मल्टीपल कॉलेज आपको चॉइस करने के लिए वहां पर नहीं मिलेंगे। कॉलेज ट्रांसफर फीस की बात करते हैं, तो कॉलेज ट्रांसफर का जो फीस है इसके संबंध में कई सारे कैंडिडेट अब लगातार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कॉलेज ट्रांसफर का कोई फीस लगती है क्या। तो कॉलेज ट्रांसफर के लिए कोई भी फीस नहीं है। जो आपने 500 रुपए की काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया हुआ है, इस 500 रुपए में जितना आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी ये सब कुछ इसी 500 रुपए में है। तो आपको कॉलेज ट्रांसफर की कोई भी फीस आपको अलग से नहीं देनी है, और कॉलेज ट्रांसफर आपको ऑनलाइन ही कराना है, यानी कि इसके लिए कहीं कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कॉलेज चॉइस किया था सेम ऐसे ही ऑनलाइन आप अपना कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग लेंगे। कैसे कॉलेज ट्रांसफर कराना होगा, कि क्या इसकी टोटल प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट है, अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि आपने कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग लिया और आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या केस बनेगा।
तो इस ऐसे में जो आपका कॉलेज पहले वाला मिला था वो कॉलेज आपका बना रहेगा, यानी कि जो आपने पहले कॉलेज अलॉटमेंट मिल गया था वो सीट आपकी जाएगी नहीं, वो कॉलेज आपका बना रहेगा। ठीक है, ये कॉलेज ट्रांसफर अगर आपका नहीं हुआ तो उस केस में है। अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया, अब जब आपने कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, कॉलेज ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में अब आप पीछे वापस पहले वाले जो कॉलेज जो पहले आपको मिला हुआ था उस पर नहीं आ सकते हैं। अब आपको जो कॉलेज ट्रांसफर आपका हो चुका है वही आपका फाइनल कॉलेज रहेगा। अब दोबारा से भी आप कॉलेज ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं, एक ही बार आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है तब आप अगले राउंड की भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया तो ऐसे में अब आप अगले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉलेज ट्रांसफर अगर आपका हो गया तो उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, कैसे आप पता कर पाएंगे कि आपका कॉलेज ट्रांसफर हो चुका है। तो कॉलेज ट्रांसफर जब भी आपका होगा तो जैसे आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया गया, सेम इसी तरीके से पोर्टल के माध्यम से कॉलेज जो ट्रांसफर है उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा कि आपका कॉलेज ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो रिजल्ट के माध्यम से आप अपना कॉलेज ट्रांसफर का जो स्थिति है वो चेक कर सकेंगे। उसके बाद कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में आप कितनी बार भाग ले सकते हैं। तो जब तक आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है तब तक आने वाली काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये समझ लीजिए, अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया तो आप अगले अगले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाता है अगले सेकेंड राउंड में, तो आप थर्ड राउंड में भी कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में जब तक आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कॉलेज ट्रांसफर हो गया है तो क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया तो क्या दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। तो बिल्कुल नहीं, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाना है। फाइनली अब उस कॉलेज में जहां आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया वहां फाइनल एडमिशन के समय अपना एडमिशन लेने जाना होगा। कब एडमिशन लेने फाइनल एडमिशन के दौरान जाना होगा इसके बारे में भी आप सभी को अलग से वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट प्रोवाइड करूंगा। फाइनल एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे वो भी मैं आप सभी को एक अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये वो सारे कॉलेज ट्रांसफर के नियम हैं, यही वो नियम है जिसके जो कि आपको कॉलेज ट्रांसफर के समय ध्यान देना होगा और इन सभी नियम को ही फॉलो करते हुए आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया बताई इसमें सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। बावजूद भी अगर कोई डाउट है या कोई भी आपको अभी भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।